तो देखो यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट के अंदर 2, 3 + 2 आयोडा, 1 - आयोडा, 3 - 2 आयोडा, -3, 4 - 5 आयोडा, 1 + आयोडा, 4 + 5 आयोडा और -1। देन जेड के बारे में हमें बताना है कि भाई ये रियल, प्योर रियल है, प्योर इमेजनरी है या फिर जीरो है क्या, ठीक है। तो देखो ये जेड दिया हुआ है। अब मैं कैलकुलेशन करता हूँ जेड बार की। तो जेड बार की कैलकुलेशन करने के लिए मुझे इसको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ भी इमेजनरी नंबर तुम्हें दिख रहा है a + आयोडा b, बस उसको a - आयोडा b बनाते जाना है। तो जेड बार यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, देखो 2। जेड बार हम लोगों को यहाँ से क्या मिलेगा, 2। तो वैसे का वैसे रहेगा। 3 + 2 आयोडा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3 - 2 आयोडा। इसी तरीके से 1 - आयोडा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 + आयोडा। 3 - 2 आयोडा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 + 2 आयोडा। इसी तरीके से -3 रियल नंबर है, वैसे ही रहेगा। और ये क्या हो जाएगा, 4 + 5 आयोडा। 1 + आयोडा को हम लोग लिख सकते हैं 1 - आयोडा, और 4 + 5 आयोडा हो जाएगा 4 - 5 आयोडा। एंड यहाँ पे हो जाएगा ये -1 हो गया। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का जेड बार। अब देखो हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि हम अगर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्योंकि तुम लोग 11th क्लास के अंदर अगर हो तो ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी जो है ये 12th में आती है, तो शायद याद ना हो। इफ़ वी इंटरचेंज all the rows with columns, then value of determinant unchanged। अब इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पे जो ये रो थी ना, वो यहाँ अगर तुम देखो तो वो कॉलम बन गया है। इसी तरीके से यहाँ पे जो ये रो वाले एलिमेंट थे, सेकंड रो वाले एलिमेंट, ये क्या बन गए हम लोगों के, सेकंड कॉलम वाले एलिमेंट बन चुके हैं। इसी तरीके से थर्ड रो जो है, थर्ड वाली रो, वो क्या बन चुका है, थर्ड वाला कॉलम बन चुका है। इसका मतलब जेड और जेड बार दोनों के दोनों इक्वल हैं। अब जेड और जेड बार इक्वल तभी हो सकते हैं कि जब जेड क्या हो, प्योर रियल नंबर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को मिल चुका है कि जेड रियल नंबर होगा, तभी जाके जेड इजिकल टू जेड बार लिखा जा सकता है। एग्जांपल तुम्हें पता है, जेड इजिकल टू 5, तो जेड बार इजिकल टू के लिए अब देखो आयोडा वाली कोई टर्म नहीं है, तो हमें प्लस माइनस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो जेड 5 है तो जेड बार भी क्या होगा, 5। जेड अगर 6 है तो जेड बार भी क्या होगा, 6। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है जेड और W दो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये दिया है जेड एंड W बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। ये W को देख के तुम हमेशा इसको ओमेगा मत समझ लेना। ओमेगा नाम सुना होगा तुम लोगों ने बोर्ड में, और अगर नहीं सुना तो किसी न किसी बुक में तुम लोग देखोगे या देखा होगा। ओमेगा, W को हम लोग ओमेगा बोलते हैं, वो होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे आगे वाले सेशंस के अंदर। पर यहाँ पे W, और जो तुम कहीं और W देखोगे वो W जिसका W क्यूब इजिकल टू 1 होता है ना, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना। जैसे हम लोग Z यूज़ कर रहे हैं ना, Z1 Z2 यूज़ कर रहे हैं, वैसे ही W एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऐसा हम लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर समझना है। तो इसको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कब समझना है सर, ऐसा अगर क्वेश्चन है तो वहाँ लिखा होता है क्वेश्चन के अंदर वेयर W रिप्रेजेंट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो वो एक अलग कहानी है ना। तो यहाँ पे देखो जो भी जेड है, जेड जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जेड मॉड जेड इजिकल टू 1 है। चलो ठीक है, वो खुद जो है -1 के इक्वल नहीं है, ठीक है। एंड W इजिकल टू हमें दिया हुआ है जेड -1/z+1, तो हमें रियल पार्ट ऑफ W बताना है। अब देखो W हमें पता ही नहीं है, a + आयोडा b की फॉर्म है, फिर भी उसका रियल पार्ट बताना है, तो कोई बात नहीं, करके देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो जो W है, W तो हम लोगों को दिया हुआ है। अगर मैं तुमसे बात करूँ W बार की अगर हम बात करते हैं तो W बार इजिकल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, ये Z यहाँ पे था Z-1/Z+1, ये तो W था। अब इस पूरे का बार लगा देना है हमें। अब तुम्हें पता है बार ऊपर और नीचे अलग अलग हो जाता है, और फिर अलग अलग भी हो जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, Z बार -1, 1 का बार तो 1 ही रहेगा। इसी तरीके से Z बार +1, तो ये अभी हम लोगों का W बार निकल चुका है, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं, W को W के बार से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, W को W के बार से मल्टीप्लाई करके देखते हैं एक बार, ठीक है। तो देखिए हम लोगों को क्या वैल्यू मिलती है यहाँ से, Z -1 डिवाइड बाय Z बार +1, ओ सॉरी ये नहीं आएगा ना, Z बार, Z मतलब W तो हम लोगों के Z -1 अपॉन Z +1 ही है, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, W बार से, W बार से मतलब Z बार -1 अपॉन Z बार +1। ओके, अब देखो एक काम यहाँ पे हो सकता है, वो ये कि हम लोग ये जो Z बार है, Z बार, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलो है ना, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले Z बार, फिर उसके बाद -1 प्लस Z, -1 तो नहीं होगा, +1 ही होगा ना, ये तो +1 हो जाएगा। तो Z -1 को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं Z बार +1 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वापस से मैं इसको हटा देता हूँ, ये, और है ना ये जो mod Z = 1 दिया हुआ है, इसका भी है ना, मैं यहाँ पे देखो कुछ यूज़ तो कर ही सकता हूँ। देखो वो हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं देखना, है ना, कि भाई जो यहाँ पर हम लोगों के पास Z बार है, Z बार -1 और Z बार +1, तो अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ, इसका स्क्वायर करके देखते हैं, मैंने इसकी = 1 का स्क्वायर 1 होगा, और ये होगा क्या, Z बार। तो Z बार से एक बात हम लोगों को यहाँ पे पता लग रही है कि जो ये Z बार है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/Z, ठीक है। तो देखो एक बार है ना W बार को निकालने का ट्राई करते हैं हम दोबारा से, जैसे ये W बार मैंने निकाला था ना यहाँ पे ये, तो इसको वापस से लिखते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/Z -1 डिवाइड बाय 1/Z +1, Z बार की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1/Z। अब ये हो क्या जाएगा, 1 - Z अपॉन 1 + Z, ऐसा कुछ बनेगा हम लोगों के पास। तो ये तो हो गया W बार। अब है ना हमें निकालना है रियल पार्ट, क्या निकालना है, रियल पार्ट, इसका हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो रियल पार्ट आ जाता है, देखो कैसे आता है, जैसे कि मान लो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको अगर मैं उसके बाहर से ऐड करता हूँ, तो नाउ वी कैन डू इज W + W बार। तो ऑब्वियसली सबको पता है कि इसका आंसर क्या आएगा, 2 रियल पार्ट ऑफ W, अगर W एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो। अब W और W बार दोनों को लिखो, तो W तो हम लोगों को दिया हुआ है Z -1 अपॉन Z +1, और W बार ये अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, ये क्या है, 1 - Z अपॉन 1 + Z। अब देखो दोनों के जो हैं डिनोमिनेटर जो हैं सेम है, तो ऊपर एडिशन हो जाएगा बस, तो Z -1 + 1 - Z अपॉन Z +1, तो देखो ऊपर सब कट हो गया, तो ये 0 आ गया। तो इसका मतलब 2 रियल पार्ट ऑफ W = अगर 0 आया है तो रियल पार्ट ऑफ W = 0 आएगा। अगर मान लो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 है, तो इसका मतलब W के बारे में हम एक कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे कि W जो है वो प्योर इमेजिनरी नंबर है, W इज़ प्योर इमेजिनरी। तो यहाँ पे तो इसने है ना क्या पूछा है, देखो रियल पार्ट ऑफ W पूछा, तो इसका आंसर 0 है। अगर वो पूछता कि भाई किस तरह का है ये, तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्योर इमेजिनरी बोलते हैं, क्योंकि प्योर इमेजिनरी नंबर होता है उसी नंबर के लिए रियल पार्ट क्या होता है, 0, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एम्पलीट्यूड भी इसे बोला जाता है, ARG ऑफ Z जिसे लिखते हैं, ARG ऑफ Z। तो सपोज करो Z = कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x + i/y, तो हमने आर्गेंट प्लेन के बारे में बात की थी इससे पहले, आर्गेंट प्लेन है ना, तो ये आर्गेंट प्लेन है, और यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x, y, Z x, y। अगर ये Z x, y है और इसको मैं ओरिजिन से मिला देता हूँ, तो ओरिजिन से मिलाने वाली लाइन सीधी बनाते हैं, ऐसे मैंने ओरिजिन से इसको मिला दिया, तो ये डिस्टेंस को तो हम लोग mod Z बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्टेंस को mod Z। और यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है थीटा, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसी थीटा को, और जैसे कि ये मैं तुमसे बात करूँ तो ये डिस्टेंस कितनी है, x, और ऊपर यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस है, अगर ये पॉइंट इसके पैरेलल लिया जाए तो y। तो ये जो थीटा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ Z। इसको किस से रिप्रेजेंट किया जाता है,
आर्गुमेंट ऑफ जेड, या फिर इसको ऐसे भी लिखा होता है कहीं ना कहीं AMP ऑफ जेड, और वही यहाँ पे क्या है थीटा। ठीक है, अब देखो इसको कैलकुलेशन करने के लिए एक फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। फॉर कैलकुलेशन ऑफ थीटा वी विल फाइंड फर्स्टली अल्फ़ा फाइंड करेंगे हम, जो कि होगा tan इनवर्स y/x। अब तुम सोच रहे होंगे ये अल्फ़ा यहाँ पे क्या है, मतलब यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं tan अल्फ़ा इजिकल टू y/x, और वो भी देखो सिंपली मॉड में। अब ये अल्फ़ा हम इसलिए फाइंड कर रहे हैं क्योंकि जब भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होता है तो हम अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, कि भाई वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कॉम्प्लेक्स नंबर, या सेकंड क्वाड्रेंट में है, या थर्ड क्वाड्रेंट में, या फोर्थ क्वाड्रेंट में, उसके अकॉर्डिंग थीटा निकालते हैं। पहले हम लोग अल्फ़ा निकालेंगे एक tan इनवर्स y/x की वैल्यू, फिर उसको हम लोग चेक करेंगे कि वो कौन से क्वाड्रेंट में, उसके अकॉर्डिंग उसकी क्या निकालेंगे हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो जो रियल एक्सिस होती है ना, रियल एक्सिस, उसी के साथ बनाया हुआ एंगल को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या बोलते हैं आर्गुमेंट। अब हम लोग ये जो क्वाड्रेंट अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला तुमने, क्वाड्रेंट हम लोग चेक करते हैं, तो उसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं ये क्वाड्रेंट क्या है भाई। तो देखो ये तो हो गई इमेजिनरी एक्सिस, और ये हो गई हम लोगों के लिए रियल एक्सिस। ओके, अब इमेजिनरी एक्सिस रियल एक्सिस यहाँ पे हो चुकी है। अगर बात फर्स्ट क्वाड्रेंट की हो रही है तो आर्गुमेंट ऑफ जेड जिसको हम लोग थीटा बोल रहे हैं, वो डायरेक्टली इक्वल होगा अल्फ़ा के, जो कि tan इनवर्स y/x के इक्वल होगा। अगर बात हो रही है सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, है ना, ये थोड़ा याद रखने जैसा है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, इस तरीके से हम लोग जाते हैं। अगर आर्गुमेंट ऑफ जेड हम लोगों को सेकंड क्वाड्रेंट में कैलकुलेट करना है, तो देखो सबको पता है यहाँ पे 0 होता है, फिर इधर π/2 होता है, फिर इधर पाई होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, पाई माइनस अल्फ़ा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, पाई माइनस अल्फ़ा। अब देखो नॉर्मली जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है, प्रिंसिपल वैल्यू, ये है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड, और यू कैन से इन सिंगल वर्ड थीटा। तो जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है ये होती है -π से पाई के बीच में। अब तुम पाई और -π में से किसी को भी जो है इंक्लूड कर सकते हो। होता क्या है, देखिए 0 से पाई हम लोग जाएंगे तो ऐसा एक हम लोगों का एक चक्कर हो जाएगा, ये 0 से पाई हो गया हम लोगों का एक चक्कर। अगर मैं यहीं से ऐसे कंटिन्यू जाऊँ तो 2π हो जाएगा। अगर मैं उल्टा जाता हूँ, उल्टा तुम लोगों को पता है क्लॉकवाइज एंगल जो है नेगेटिव होता है, तो यहाँ से मैं जाऊँगा तो ये कितना होगा -π/2, और फिर -π। तो ऐसे मतलब 2 चक्करों में हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगर अब हम ऐसा जा रहे हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम लोग हैं तो आर्गुमेंट ऑफ जेड जिसको कि हम लोग थीटा बोल रहे हैं, तो उसकी कैलकुलेशन के लिए हम लोग पाई प्लस थीटा करेंगे। पर पाई प्लस थीटा हम तब करेंगे जब हम पाई से ज़्यादा प्रिंसिपल वैल्यू मान रहे हैं, तो पाई प्लस तो करने से नहीं रहे, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो पाई माइनस थीटा है ना ऊपर की तरफ, सॉरी पाई माइनस थीटा नहीं, पाई माइनस अल्फ़ा, पाई माइनस अल्फ़ा जो हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर निकाला है, बस इसी के आगे माइनस लगा देते हैं। जो ऊपर प्लस में है वो नीचे माइनस में है। इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए तुम लोग समझ सकते हो आर्गुमेंट ऑफ जेड जिसको मैंने यहाँ पे थीटा बताया हुआ है, तो वो क्या होता है माइनस अल्फ़ा। जैसे कि जो हम लोगों ने निकाला ना tan इनवर्स y/x, तो tan इनवर्स y/x की वैल्यू सपोज करो 1 आई, तो इसका मतलब π/4 होगा वो। तो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है कॉम्प्लेक्स नंबर तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई π/4 नहीं है, -π/4 है उसका आर्गुमेंट। ठीक है, तो वेयर हम लोग इस बात को बोल सकते हैं कि अल्फ़ा इजिकल टू अभी मैंने जो बताया वो क्या है tan इनवर्स y/x, और इसको हम लोग नॉर्मली किस में यूज़ करते हैं, मॉड के अंदर यूज़ करते हैं। और ये जो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, -π से पाई के बीच में। अब है ना, ये तुम लोगों को नोटबुक में ऐसा कैसा चार्ट बना लेना है, और जब भी रिवीजन करोगे नेक्स्ट टाइम तो ऐसे मतलब इसको याद रखना है। ठीक है, अब देखो अगर मैं तुम लोगों को बोलूँ कि रियल नंबर कहाँ होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो रियल एक्सिस पे होते हैं। यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6। इसी तरीके से 0 है यहाँ पे, -1 -2 -3 -4। तो अगर पॉजिटिव रियल नंबर है तो उसका आर्गुमेंट कितना होगा, इसी के साथ बना हुआ एंगल मतलब 0। अगर नेगेटिव रियल नंबर है, नेगेटिव प्योर रियल नंबर, तो उसका आर्गुमेंट हम लोग कितना कंसिडर करेंगे, पाई। अगर कोई नंबर ऐसे है आयोडा, 2 आयोडा, 3 आयोडा, 4 आयोडा, 5 आयोडा, तो उसका आर्गुमेंट हम लोग कितना कंसीडर करते हैं, π/2। इसी तरीके से इस एक्सिस पे -1 आयोडा, -2 आयोडा, -3 आयोडा, -4 आयोडा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसके लिए हम लोग आर्गुमेंट क्या बताते हैं, -π/2।
जैसे कि यहाँ पे मैं बता देता हूँ वापस से, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जैसे यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो इसके लिए क्या होता है भाई, आर्गूमेंट की वैल्यू 0। इसी तरीके से -1, -2, -3 इनके लिए क्या होता है पाई। यहाँ पे आयोडा, 2 आयोडा, 3 आयोडा, तो इनके लिए क्या होता है भाई ये π/2। यहाँ पे माइनस आयोडा, -2 आयोडा, इनके लिए लेते हैं हम लोग -π/2। तो ये जो मैंने यहाँ पे साइड में बताया इसके लिए हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर उसके बाद उसका लिखूँगा यहाँ पे आर्गूमेंट है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे कि सपोज करो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो 1 है, z = 1, तो उसका आर्गूमेंट कितना होगा भाई 0। मान लो कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है -1 है ना, तो -1 है, तो हम लोग लिख सकते हैं आर्गूमेंट ऑफ -1 मतलब आर्गूमेंट ऑफ z = कितना पाई, और इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ आर्गूमेंट ऑफ 1। सिमिलरली अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब हम ना क्या ले लेते हैं आयोडा वाले ले लेते हैं। तो सपोज़ करो कोई नंबर है आयोडा, तो हम लिख सकते हैं आर्गूमेंट ऑफ आयोडा = अभी मैंने बताया उसको हम क्या लिखेंगे π/2। अगर मान लो -2 आयोडा है या माइनस आयोडा है या -3 आयोडा है, तो आर्गूमेंट ऑफ -2 आयोडा की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे -π/2। ओके, इसी तरीके से मान लो कभी कहीं लिखा हुआ है आर्गूमेंट ऑफ 2 + √5। अब 2 + √5 का मतलब यहाँ नहीं है कि कुछ आयोडा हो गया, तो ये तो है तो रियल नंबर, तो इसका आर्गूमेंट कितना होगा, ये रियल नंबर है और पॉजिटिव है, तो कितना होगा ये 0। अगर मान लो कहीं लिखा है आर्गूमेंट ऑफ 2 - √5, तो देखो ये रियल नंबर है पर नेगेटिव है, तो इसका आर्गूमेंट कितना लिखेंगे हम लोग, कितना कंसिडर करेंगे पाई। ओके, तो यहाँ से एक बात हम लोगों को समझ में आई जो आगे मतलब ध्यान रखनी है कि आर्गूमेंट ऑफ प्योर रियल नंबर, प्योर पॉजिटिव रियल नंबर 1 2 3, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं 0। इसी तरीके से आर्गूमेंट ऑफ प्योर रियल नेगेटिव नंबर की अगर हम लोग बात करें तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं पाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं पाई। अब देखो ये हम लोगों ने जो आर्गूमेंट वगैरह पढ़ा है, अब इससे रिलेटेड क्यों ना हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मान लो हम लोगों को किसी ने बोला फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ कॉट अल्फ़ा माइनस आयोडा, ये हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने तुम लोगों को बताया था कि हम सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालते हैं tan अल्फ़ा की, है ना। अब ऐसा करते हैं यहाँ पे थीटा तो नहीं, बीटा मान लेता हूँ मैं, बीटा, क्योंकि अल्फ़ा तो पहले से ही क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। तो बीटा = अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो वो कितना आएगा tan इनवर्स y/x। y मतलब कितना है यहाँ पे -1 डिवाइड बाय x मतलब कितना है कॉट अल्फ़ा, ये मॉड के अंदर हो गया। तो इसी तरीके से हमारा बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी tan इनवर्स, मॉड की वजह से माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ tan अल्फ़ा। तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा हम लोगों का, बाहर होके अल्फ़ा आ जाएगा, बीटा = कितना आ जाएगा अल्फ़ा। अब देखो अल्फ़ा यहाँ पे पॉजिटिव है और आयोडा के आगे माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब ये जो भी है ना कॉट अल्फ़ा माइनस आयोडा, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ऐसा हमें लग रहा है प्लस और माइनस की वजह से। प्लस और माइनस ऐसा कौन से क्वाड्रेंट के अंदर होता है, 4th क्वाड्रेंट के अंदर, है ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सो आर्गूमेंट ऑफ या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ कॉट अल्फ़ा माइनस आयोडा, आर्गूमेंट ऑफ z = माइनस अल्फ़ा हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा माइनस अल्फ़ा ही हम लोगों का आंसर होगा, क्योंकि जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो अल्फ़ा ही है। क्लियर। इसी तरीके से अब आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल, अगर मान लो तुम लोगों को एम्पलीट्यूड और आर्गूमेंट में बिल्कुल भी नहीं पता ना, तो देखो मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे सपोज करो आर्गूमेंट ऑफ, किसी ने बोला 1 + आयोडा कैलकुलेट करो, है ना, ये कैलकुलेट करो। तो देखो z यहाँ पे क्या है 1 + आयोडा, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू भी 1 है। तो सबसे पहले हम अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो tan इनवर्स कितना लिखेंगे 1/1, ये सभी को पता है π/4 हो जाएगा। अब क्योंकि प्लस मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए हम लोग आर्गूमेंट ऑफ z की वैल्यू थीटा ही लिख देते हैं, मतलब अल्फ़ा ही लिख देते हैं, जो कि क्या लिख देंगे π/4। ये तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। अब इसी के साथ हम लोग एग्जाम्पल नंबर सेकंड यहाँ पे बनाते हैं। अगर मान लो हमसे पूछा जाता आर्गूमेंट ऑफ -1 + आयोडा, तो देखो इसको देख के हम लोग बोल सकते हैं कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है पाई माइनस अल्फ़ा, और अल्फ़ा की तो कैलकुलेशन हम लोग कर सकें π/4,
तो आर्गुमेंट ऑफ जेड हम लोग सीधा का सीधा अल्फ़ा नहीं लिखते, इस बार क्या लिखते हैं, पाई माइनस अल्फ़ा। तो ये कितना होता है, पाई माइनस पाई बाई 4 इजिकल टू हम लोग लिखते 3 पाई बाई 4। अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन, अगर हमसे पूछा जाता कि आर्गुमेंट ऑफ -1 माइनस आयोडा कैलकुलेट करो, तो इसको देख के ही पता लग रहा है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है तो थीटा जो कि आर्गुमेंट ऑफ जेड मैंने तुम्हें बताया था, तो वो क्या होता है, पाई माइनस अल्फ़ा का नेगेटिव, या फिर तुम ऐसे भी याद रख सकते हो उसको अल्फ़ा माइनस पाई। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाई 4 माइनस 3 पाई बाई 4। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर होता तो मतलब हम लोगों को निकालना होता आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस आयोडा। तो देखो इसको देख, मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसलिए थीटा इजिकल टू हमारा यहाँ पे क्या होता है, माइनस अल्फ़ा, मतलब कि माइनस पाई बाई 4। तो जो मैंने इससे पहले तुम लोगों को क्वाड्रेंट वाली कहानी बताई थी, वो इस तरह से यहाँ पे यूज़ करनी है, इस तरह से यहाँ पे यूज़ करनी है, ठीक है। अब अगर मान लो ये सब बातें समझ में आ गई हो, तो क्यों ना एक क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो। तो क्वेश्चन ऐसा है कि फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ 1 प्लस कॉस 6 पाई बाई 5 प्लस आयोडा साइन 6 पाई बाई 5। इसका तुम लोगों को एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, इस तरह के क्वेश्चन का एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। तो तुम क्या क्या फाइंड करोगे, कौन सा क्वाड्रेंट है उसके अकॉर्डिंग साइन डिसाइड करोगे।